Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So this is miscellaneous exercise on chapter number 8. Chapter introduction के साथ साथ एक ही exercise, the only exercise of the chapter has been completed in yesterday's class, and today we will carry forward this exercise further. तो again इसमें से भी omitted sections हैं. So you will mark me the questions which are there in your new book. उसके बाद फिर अपन एक क्लास और ले लेंगे जिसमें अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करो. तो बताओ कौन सा क्वेश्चन है. ये ओल्ड बुक है तो फिल्टर कर लगाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है. फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस. कुछ कर्व्स हैं और कुछ लाइंस हैं. तो ये तो है कर्व्स और ये है लाइंस. और फिर सिमेट्रिसिटी से के लिए, सिमेट्रिसिटी के लिए मुझे क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है. एक्स एक्सिस को बेस लेना है दोनों ही सवालों में. चलो तो फटाफट से करते हैं. जैसे पहला सवाल है सिंपल पैराबोला है. अब इसके स्टेप्स अपन पूरी एक्सरसाइज करके आए हैं तो वही सारे स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड होंगे. अभी अपन मेन मेन सब्जेक्ट मैटर नोट करते हैं बस ओनली. सो दिस इज अवर कर्व, 2D प्लेन. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, पैराबोला. पैराबोला बनेगा. और पैराबोला बनेगा तो कौन सा फेस होगा इसका, अपवर्ड फेसिंग. अपवर्ड फेसिंग पैराबोला. थोड़ा और खोल दो. ठीक है. एंड उसके बाद आ जाओ. x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये ऑर्डिनेट्स पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस बनेंगे. क्योंकि x इक्वल टू सी टाइप की लाइन है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एक तो एक कदम पे लेना है और एक दो कदम. तो अंदाजे से कदम काउंट करो. जैसे मान लेते हैं ये एक कदम है और उतना ही फिर ये दूसरा कदम है. ठीक है. तो ये होगा ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. फाइन. और ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब इन सारी चीजों के बीच का एरिया चाहिए एंड द एक्स एक्सिस ये. तो देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्राउन कलर का है, ये मैरून कलर का है. x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 ब्लू कलर का है और एक्स एक्सिस ब्लैक कलर का है. तो अब ऐसा एरिया सोचो जो इन तीनों कलर्स के बीच में है, मैरून ब्लू एंड ब्लैक के बीच में है. तो इनक्लोज हुआ एरिया चेक करो वहां पर है 1 और 2 के बीच में ये वाला एरिया देख रहे हो. ये एरिया हमको निकालना है. समझ आया. तो पहले फिगर ड्रॉ होना चाहिए फिर एरिया आइडेंटिफाई होना चाहिए तब जाके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा एरिया आइडेंटिफाई. छत का काम कौन कर रहा है इस एरिया में, ये कर्व. तो पैराबोला को इक्वेट कर देंगे. मार्क कर दो. जैसे ये तो O होता ही है, इसको ए मार्क कर दो, इसको बी, इसको सी, इसको डी. ठीक है. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, दैट इज ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल. इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं कर्व को, एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स की तरह एक्स स्क्वायर ही बनेगा. तो एफ एक्स डी एक्स और लिमिट क्या रहेगी 1 से 2. दिस विल बी इक्वल टू 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स को करो इंटीग्रेट. तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ बाई 3 में से 1/3 निकाल देते हैं बाहर. ये हो जाता है x³ x³ पे लिमिट लगाओ 1 से 2. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. 2 का क्यूब 8, 1 का 1, 8 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 7/3 स्क्वायर यूनिट. चेक करो आंसर. ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या चेंजेस है दोनों में. सेकंड पार्ट में केवल एक तो कर्व चेंज हुआ और ऑर्डिनेट्स तो 1 से लेके 2 है और 1 से लेके 5 हो गए वो, है ना. तो ऑर्डिनेट्स तो क्या है, 1 से लेके 2 है और 1 से लेके 5 है. तो वैसे तो देखो एक कदम ये है तो 5 कदम आगे जाएगा शायद, जैसे तो ये होगा. बट अभी तो हमको आंसर ही निकालना है भाई. एग्जाम में जब आप करो तो इसको क्या करेंगे हम, एक कदम ये है तो चार, अंदाजे से 4 कदम आगे जाओ. अभी के लिए हम इसी को 5 मार्क कर देते हैं, है ना. आंसर ही न्यूमेरिक फॉर्म में ही निकालना है तो. बट ये गलत होगा ना अगर इसको हम एग्जाम में 5 मार्क करें. दूसरी चीज कर्व, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह शिफ्ट हो चुका है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4. तो पहले तो इन जनरल बताओ वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 कर्व कैसा होगा, सोचो. हम्म. नहीं आ रहा सोचने में. डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताया था आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन की जैसे ही पावर बढ़ जाती है क्या हो रहा है, 2 से 4 होगी, पावर बढ़ गई. एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन की स्टीप हो जाता है. तो अगर ये एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स टू द पावर 4 थोड़ा सा स्टीप यूं हो जाएगा या यूं हो जाएगा या यूं हो जाएगा.
बस ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन मुझे कौन सा दोनों का रो एक ही ग्राफ पे बनाने हैं? मुझे तो अलग अलग बनाने हैं ना, ये अलग क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन। हाँ, अगर दोनों कर्व एक ही ग्राफ में बनाते हैं तो इसको लेस स्टीप दिखाते हैं और इसको मोर स्टीप शो करते हैं। वी विल शो, वी वुड हैव शोन इट अप मोर स्टीपर देन द प्रीवियस कर्व। बट बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट सेपरेट क्वेश्चंस, तो मैं इसी को एक्स टू द पावर 4 मान लूँ तो क्या ही जाएगा। क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही ग्राफ बना रहे हो तो कुछ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, किसी को कुछ भी मानो। ठीक है। बट हाँ, ऑर्डिनेट्स को आप 5 कदम आगे लेके जाना है ना। आप ये एक्स, इसको y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 मान लो, वो गलत नहीं माना जाएगा। आप कितना भी खोल लो उसको एक्स टू द पावर 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरा कर्व है ही नहीं कंपेयर करने के लिए कि कौन ज्यादा स्टीप है क्या। बट ये तो गलत है कि एक्स इक्वल टू 1 यहाँ डाल दिया, 5 यहाँ डाल दिया ना। बराबर डिस्टेंस में 5 कैसे चल सकता है? तो अभी न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर तो निकल ही जाएगा इससे। एफ एक्स क्या हो गया अभी मेरा? एक्स टू द पावर 4। ये 1 से लेके 5 हो गया, चेंजेस बताओ। ये एक्स टू द पावर 4, 1 से लेके 5, 1 से लेके 5, और एक्स टू द पावर 4 का क्या होता है डेरिवेटिव? ओ, इंटीग्रल। एक्स टू द पावर 5/5, तो बाहर 5 और अंदर 5। ठीक है। अब एक्स टू द पावर 5 पे 1 से लेकर 5 आपको डालना है, लिमिट डालनी है। तो देखो कुछ इसको चेंज कर देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 5 है ना। 1/5 आ जाओ, एक्स टू द पावर 5 यानी 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5। 1 की पावर 5 तो 1 ही होती है। ठीक है। अब या तो सॉल्व करो, नहीं तो ऐसे देख सकते। 5 की पावर 5 याद है? नहीं है। चलो ऐसा करो, 1/5 को 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, माइनस आगे 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/5 ही आएगा। अब 5 की पावर 4 याद है? वो तो ज़्यादा 625। तो 625 माइनस 1/5, 5 से मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली तो 5 की पावर 5 करना ही पड़ रहा है। 3125 होता है वैसे तो, याद कर लो। -1/5, सो दिस इज 3124/5। आंसर देखो किस फॉर्म में है। तो फिर ऐसे करो उसको, अगर 624 पॉइंट इसमें है तो 1/5 को लिख दो आप 0 कितना होता है, 0.2। तो 0.2 माइनस करेंगे तो 624.8 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? चला नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अभी फर्स्ट किया हमने, अब कौन सा है बताओ। अब देखो जैसे फर्स्ट से फोर्थ पे आ गए, तो आपका काम है घर पे बैठ के आज ये सोचना है कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मुझसे हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो अच्छी बात है, आंसर की भी है आपके पास, मैच करो। और नहीं हुआ तो फिर कल आगे पूछना है। ठीक, ये का काम है। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं मानूंगा कि हो गए। वैसे तो इजी है, तो लाइन बनाओ, पैराबोला बनाओ। फिर भी एक बार ट्राई करने सारे क्वेश्चंस। फोर्थ पे आओ, क्या है? स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x मॉडुलस x+3 एंड इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। पहले तो ग्राफ बनाओ मॉडुलस x+3 का। मॉडुलस x+3 का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? 3 पे, -3 पे। x+3 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x-3 आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि x+3 वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एंड माइनस ऑफ x+3 यानी -x-3 कर सकता हूँ मैं इसको, -x-3 वैन x इज लेस देन -3। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है। ग्राफ बनाना है पहले, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? अंदाजे से 3 कदम गिन लो। ये ओरिजिन है 0,0, इससे 3 कदम गिनो, 1, 1, 2, 3, लेट्स से यहाँ पर है ना। तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट 45 डिग्री पे काटता हुआ ग्राफ होना चाहिए, इधर भी 45 और इधर भी 45। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है ना, जगह चेंज कर सकता है लेकिन अपना एंगल चेंज नहीं कर सकता। एंगल 45 ही रहेगा चाहे जो हो जाए। ठीक है। तो ये और ये एंगल 45 होना चाहिए, बीच का 90 होना चाहिए। ये भी फिक्स है। ठीक है, तब जाके वो एक प्रॉपर ग्राफ होगा। हाँ जी, तो ये ग्राफ तो स्केच कर दिया। अच्छा, ग्राफ स्केच कर दिया तो ये भी बताओ कि -3 या -3 के बाद इसकी डेफिनेशन क्या है? x+3। तो इस ग्राफ की डेफिनेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू x+3। और लेफ्ट साइड पे क्या है? माइनस, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, -(x+3). तो -y इक्वल्स टू -(x+3). तो ये पहला क्वेश्चन तो ओवर। स्केच करना था, अब इवेल्युएट करना है कुछ। तो इवेल्युएट क्या करना है? इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। इंटीग्रल क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल 0, नहीं, -6 से 0, और यही मॉडुलस x+3। तो पहले जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है।
तो मॉडुलस एक्स प्लस थ्री जो है अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है दो जगह, तो P2 लगा देंगे अपन, ब्रेकिंग द लिमिट्स। मॉडुलस फंक्शन को अपन P2 के बिना इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अप्लाइंग P2 विल गेट आई इक्वल टू व्हाट वी विल डू, -6 से कहाँ चेंज हो रही थी ये, लेट्स से ये ए है, तो -3, 0 पे। तो -6 से -3 अलग, उसमें ये पॉजिटिव खुल रहा है, प्लस -3 से फिर 0 तक अलग, जिसमें वो नेगेटिव खुलता है। आप ये भी कर सकते हो कि नेगेटिव को बाहर निकाल के प्लस की जगह माइनस लगा दो नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, चलो। तो x+3 सेम फंक्शन हो गया। अच्छा, एक और चीज देखो, -6 से -3 भी 3 कदम है, और -3 से 0 भी 3 कदम है, और सब एंगल वैंगल सब सेम बन रहा है, तो हम किसी एक का दुगना भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। समझ आया? लेकिन फिर बीच में माइनस है, दुगना नहीं कर सकते। प्लस है ना, प्लस की जगह ये माइनस है। चलो करो, x+3 का करो इंटीग्रल, x² 2 +3x। इस पे लिमिट लगानी है आपको -6 से -3, प्लस ये माइनस को बाहर भेज दें तो माइनस हो जाएगा ये। फिर आगे x² 2 +3x, और अब की बार लिमिट लगानी है -3 से 0। ठीक है, चलो एक बार तो पहले ये लिमिट लगाओ। सो -3 लगाएंगे तो -3 का स्क्वायर 9/2, फिर -3 × 3 -9, फिर माइनस, अब -6 लगाओ तो -6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, फिर माइनस, और फिर इसके माइनस मिलके प्लस, तो से 18। सही है, तो ये तो पहले पार्ट का आंसर है। माइनस अगला का आंसर देखो, बताओ क्या गलती करी, जल्दी बताओ। नहीं, सही किया वैसे तो, x+3। चलो देखते हैं। माइनस, हाँ इधर 0 लगाओ तो 0 +0, माइनस अब वो लगाओ तो 9/2, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9। कट गया। ठीक है, 9/2 -9, फिर माइनस माइनस इनको खोल लो, है ना। ये माइनस अगर मैं ब्रैकेट से खोल लूँ इसको, सारे ब्रैकेट्स, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। बाकी 0 पे तो साइन चेंज करो तो भी ठीक, ये प्लस और ये माइनस। बताओ क्या कटा क्या बचा? कुछ नहीं कटा। 9/2, -9 -9, -18, और 9/2 9/2 9। नेगेटिव आंसर कैसे आया, यही सोचना है अपने को। फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव। हम्म, बताओ कैसे आया, क्या गलती करी? नहीं आ रहा पकड़ा। x+3 कब खुलता है? हमने कब खोला है? इधर नेगेटिव खुलेगा और उधर पॉजिटिव खुलेगा, ये गलती करी है, इसलिए हमारा आंसर एग्जैक्टली नेगेटिव आ रहा है जो आना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फिर ये नेगेटिव है तो सब नेगेटिव करो, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो 18 - 18 तो फिर भी कट गया। और फिर वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब देखो तो 9 + 9 +18, और -9/2 -9/2 -9, तो 18 -9 इज 9। अब देखो 9 स्क्वायर यूनिट्स मतलब कि ना, क्योंकि एरिया नहीं है, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में एरिया निकालना ही नहीं है, इसमें एरिया से रेफरेंस में क्वेश्चन ही नहीं है ये। और बाय द वे मान लो इसमें एरिया होता, तो 3 कदम और गिनो, क्योंकि 6 कदम है ना इधर, जितना इधर है उतना इधर हो जाता, मान लो इधर हो जाता, तो ये वाला एरिया हो जाता आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये वाला एरिया हो जाता है, ये और ये, यही होता। -6 से -3 ये वाला एरिया, और -3 से 0 ये वाला एरिया हो जाता। बराबर ही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी वही आ रहा है, 9 - 9/2,
और नीचे भी आ रहा है 9 - 9/2। तो एक ही तो वैल्यू आ रही है, तो 9 - 9/2 का दुगना कर देते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, चले नेक्स्ट। कर दूं डिलीट? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ नेक्स्ट वन, y इक्वल्स टू साइन एक्स है और ऑर्डिनेट्स है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल टू साइन। कोई आके बताएगा नहीं इस लेवल पे, तो साइन एक्स का ग्राफ हमको या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ पता होना चाहिए। इसको यहां से बनाते हैं अपन, क्योंकि नेगेटिव। ठीक है, सो जीरो, ये जीरो है, फिर मान लो π/2 और ये पाई है, फिर ये 3π/2 और इतना ही 2π, 2π तक जाना है आपको, x इक्वल टू 2π, चार क्वाड्रेंट तक। ठीक है, दिस इज पाई एंड दिस इज 2π। चलो अब बनाते हैं। तो क्या है कि जीरो पे जीरो, इसके मिड पॉइंट पे π/2 पे ये वन होगा, लेट्स से ये वन है और इतना ही नीचे आ जाओ, ये -1 है। वन और -1 के बीच बीच में घूमेगा, तो जो मिड पॉइंट है वहां पे वो टॉप को अटेंड करेगा 2 पे और फिर वापस नीचे आएगा, तो लाइक दिस। ठीक है, और फिर 3π/2 भी ये लीस्ट पॉइंट को अटेंड करेगा यहाँ पे, और फिर ये। ठीक है, ज्यादा लगा दिया। ठीक है, जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे। ठीक है, ये -1 है, सब ऊपर लगा दो। समझ आया? अब तो, अब साइन एक्स देखो अपने आप में ही सक्षम है इंक्लोज करने के लिए, इसको किसी ऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। साइन एक्स ग्राफ बनाते ही ऑटोमेटिक वो कर्व ही ऐसा है कि ऑटोमेटिक इंक्लोज कर रहा है कुछ ना कुछ एरिया। तो एक एरिया तो ये इंक्लोज कर लिया इसने, देखो जीरो से लेके पाई तक इसने ये इंक्लोज किया, और जीरो से लेके पाई से 2π से इंक्लोज किया। तो जीरो से लेके 2π पूछा है आपसे, तो जीरो से लेके 2π ये पूरा माना जाएगा जितना भी येलो पोर्शन है। समझ आया? तो ये एरिया निकालना है, ये पाई है ना। ठीक है, ठीक है, जीरो ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो ए की वैल्यू है π, 0, और पी की है, मतलब कोऑर्डिनेट्स है 2π, 0। समझ आया? अब कैसे निकालें एरिया ना, तो दोनों का अलग अलग निकाल लो, या तो कैसे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए इक्वल टू, इस वाले एरिया को क्या मार्क कर देंगे। अब एक पॉइंट लगा दो बीच में ना, ए बी लगा दिया आपने, तो यहाँ सी लगा दो और यहाँ डी लगा दो, ताकि उसका नामकरण हो सके। तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, OACO, ऐसे ही बोलेंगे, OACO प्लस, उसको क्या बोलेंगे अगले वाले को, ADBA, ADBA। ठीक है, ये वाला एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, कर क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो एक ही फंक्शन है, इसी को मान सकते हैं हम एफ साइन एक्स। डन। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए मॉडुलस एफ dx, 0 से पाई। और वो वाला एरिया निकालने के लिए भी सेम वही, उसमें भी छत का काम वही करिए, इसमें भी छत का काम वही कर्व कर रहा है। बट वहां पे एक पंगा है अगले वाले में, बताओ क्या पंगा है। नेगेटिव है, π से 2π। ये वाला एरिया सिमेट्रिक सिटी, अगर बेस अपन एक्स एक्सिस का लें तो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। वाई एक्सिस की सिमेट्री क्या होती है कि उसके राइट साइड होना चाहिए, हर कोई लेफ्ट साइड नहीं होना चाहिए। एक्स एक्सिस की सिमेट्री क्या होती है, उसके ऊपर होना चाहिए, नीचे। नीचे हो जाए तो क्या करना है, बोलो। जितना पोर्शन नीचे हुआ है उस पर मॉडुलस लगाना है, ये सीखा था। जितना पोर्शन हो, सब पे नहीं लगाना, सब पे तो नहीं है, 0 to π तो ऊपर ही है, π से 2π नीचे, तो उस पर मॉडुलस लगाना। अब ये एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, अभी उसकी भी बात करते हैं। या तो आप वो लॉजिक लगाओ कि 0 से π और π से 2π सिमेट्रिक है, since the curve is symmetric on the in the interval 0 to π and in the interval π to 2π। ऐसा लिखकर आप इसको हटाइए दो और इसका ट्वाइस कर दो। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 to π। लेकिन अगर आप अलग अलग लिख रहे हो तो फिर आपको उसको मॉडुलस के साथ लिखना है, बस इतनी सी बात है। अभी मान लो वो सिमेट्रिक नहीं होता, कुछ यहीं तक होता है एरिया,
तो फिर तो आप इसको दुगना करके नहीं लिख सकते थे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, मॉडुलस लगा के लिखना पड़ता। ठीक है, तो अभी अपन इसका दुगना करके निकाल लेते हैं ना। सो ट्वाइस साइन एक्स डी एक्स 0 to पाई, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, बचा केवल कॉस एक्स। कॉस एक्स पे लगाओ आप 0 to पाई लिमिट। सो -2 cos पाई -1 और cos 0 1। ठीक है, एक माइनस बीच में लगेगा ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज -2 × -1 -1 -2, सो दिस इज माइनस ओ +4 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो डबल करते ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया वो। डबल किया मैंने, मैं तो बस डबल किया, ऑटोमेटिक फाइनल एरिया पॉजिटिव है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं नीचे वाला एरिया लिया ही नहीं। लेकिन अगर लेता तो फिर इसको मॉडुलस लगा के पॉजिटिव करना पड़ता। समझ आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गई? अभी कौन सा है बताओ, बताओ नंबर इसमें। 16। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट्स। कर्व क्या है? y = x³ तो y = x³ पता है कैसे बनता है कर्व? हम्म, भूल गए? y = x³ कैसे बनता है? टेन थीटा का कर्व बना दो। 10x का मतलब y = 10x। कैसे होता है 10x का कर्व? तो वही x³ का भी होता है। ठीक है, तो y = x³ का कर्व वही बनेगा 10x वाला कर्व। अब देखो ऑर्डिनेट्स क्या है, x = -2 और x = 1। तो पहले पहले ऑर्डिनेट्स बनाओ चलो, है ना। तो कर्व कहाँ से पास थ्रू करेगा, कहाँ से काटेगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना। तो x = 1 लो पहले तो एक कदम यहाँ मान लें। तो एक कदम यहाँ माना है तो दो कदम नेगेटिव इसके दुगने होंगे। तो एक कदम अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा। ठीक है, तो अंदाजे से ले लिया अपन ने, ऑर्डिनेट्स हमेशा अंदाजे से थोड़ा आइडिया लगा के लेने। तो ये तो हो गया पहला ऑर्डिनेट, और ये हो गया दूसरा ऑर्डिनेट। डन। x = 1 एंड x = -2। अब कर्व बनाना है। तो कर्व बनाना है तो आप सोचो वो कर्व इन दोनों ऑर्डिनेट्स को कहाँ कहाँ काटेगा। समझ आया? तो सबसे पहले इसको कहाँ काटेगा, तो कर्व क्या है y = x³ और ये लाइन क्या है x = 1। तो y = x³ और x = 1 का कराओ इंटरसेक्शन, तब जाके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो x की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, x = 1 लिखा हुआ है तो y की वैल्यू 1 यानी 1, 1 पे काटेगा। तो अगर ये एक कदम है यूं तो एक कदम यूं होगा। ये एक कदम यूं माना है तो एक कदम यूं होगा ना। ऊंचाई में थोड़ा एक कदम बदल जाएगा, क्योंकि बराबर ही लेते हैं। तो ये 1 और ये 1, तो अंदाजे से ले लेते हैं कि ये कर्व इसको यहां से काटेगा। 1, 1। इधर आओ, अब x = -2 से इंटरसेक्शन कराओ। तो x की वैल्यू -2 डालो तो y = -8। तो -8 मतलब बहुत नीचे हमारे पास, हालांकि है भी नहीं वो, मतलब 8 कदम नीचे आना है आपको, है ना। तो मान लेते हैं लास्ट पॉइंट यही है ना। तो यहाँ पे ये इसको काटे। अब ऐसा कर्व बनाओ जो यूं घूमे और यूं काटे। हो जाए? चलो बनाते हैं। मतलब कितना स्टीप बनाना है वो आइडिया तो तभी मिलेगा ना आपको। तो कुछ ऐसा है, ये काट गया इसको यहाँ से, और जितना इधर है उतना ही उधर है, क्योंकि कर्व तो बराबर है ना। ठीक है, थोड़ा सा और इसको। ठीक है अभी। सो ये है हमारा फाइनल कर्व। मार्क कर लो चीजों को। y = x³ ये कर्व, और ये क्या था x = 1 लाइन, और ये क्या थी x = -2 ये वाली लाइन। गॉट इट? ये ओरिजिन हो ही गया 0, 0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा b -2, 0। और जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, लेट से इसको c मान लें, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, पता भी है वैसे तो देखो 1, 1 है, पर लिखना ही क्यों, है ना। हमको तो ऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ लिखने हैं, तो 1, और यहाँ पे -2, हालांकि पता है वो -8 है ना। ठीक है, अब एरिया इंक्लोज देखो कौन सा हुआ। एक तो ये, और इस बार ये इधर उधर सिमेट्रिक नहीं है कि दुगना कर दें।
इस बार जो है लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, नीचे की साइड पे ज़्यादा है, यानी मॉडुलस जो होगा वो ज़्यादा वाले पार्ट पे लगेगा, और राइट साइड पे कम है। ये वाला एरिया मार्क करना है, निकालना है आपको ना। इसको सी और इसको डी मार्क कर दो। ठीक है, चलो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। लेकिन फंक्शन एक ही है ना, यहाँ पे ये छत और यहाँ पे ये उल्टी छत, उल्टी छत तो मॉडुलस लग जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए, बोलो इसका नाम क्या होगा, एरिया ओ बी डी ओ, ओ बी डी ओ, प्लस इसका एरिया ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ। फिर इसको निकालते हैं, तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ, -2 से 0। फिर इसको निकालेंगे, तो इंटीग्रल वही एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। मॉडुलस किस पे लगेगा, फर्स्ट वाले पे, जिस पे एक्स एक्सिस में उल्टी छत डल गई है ना। देखो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक में राइट साइड छत डलनी चाहिए, लेफ्ट साइड डल गई तो फिर मॉडुलस है, और एक्स एक्सिस सिमेट्रिक में ऊपर साइड छत डलनी चाहिए, नीचे की साइड छत डल गई इसकी, जिस कर्व ने उल्टी छत का काम किया, तो उसमें मॉडुलस लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब डी एक्स को आपको -2 से 0 इंटीग्रेट करके मॉडुलस भी लगाना है। फिर एक्स क्यूब डी एक्स को ही आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1, इस पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, और लगाओ तो अलग से इस पर भी लगा सकते हो। ठीक है। अगर ये मॉडुलस नहीं होता तो मैं लिमिट्स मर्ज भी कर सकता था, क्योंकि -2 से 0, फिर 0 से 3 है, 0 से 1 है ना। तो हम -2 से सीधी 1 भी कर सकते थे, बट वो मॉडुलस है इसलिए अलग अलग ही रखनी पड़ेगी। हाँ, तो x⁴/4 ये होगा। इसको लिमिट लगाओ -2 से 0, प्लस x⁴/4 और इसको लिमिट लगाओ 0 से 1। ठीक है, और इस वाले पार्ट पे मॉडुलस लगाओ। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो 0/4 0, माइनस, फिर -2 की पावर 4 क्या होती है, 16/4 यानी कि 4, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, तो मॉडुलस लग के पॉजिटिव हो जाता है। अब खुद सोचो, ये है -2, ये है 1, मेरे हिसाब से 4 गुना आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये है 1/4 -0, 16 गुना आ रहा है, 4 और 1/4। ठीक है, तो ये मॉडुलस, ये तो हो गया 4 और वो हो गया 1/4, तो ये इसका 16 गुना है, नहीं 4 4 गुना है, 4 गुना, 16 गुना क्यों है, 4 गुना ही है ना, 4 गुना है, 16 गुना है। 1/4 का 4 गुना तो 1 होता है, ये 4 है ना, तो 4 इज 16 टाइम्स ऑफ 1/4, इसको 16 टाइम्स करेंगे तभी तो ये बनेगा। ठीक है, तो आंसर इज 4 + 1/4 यानी कि 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। एमसीक्यू था ना, तो ऑप्शन डी है, देखो। ठीक है, तो कदम एक ही बढ़ाया हमने, यहाँ पे एक की जगह दो, कदम तो डबल किया है, लेकिन एरिया 16 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो जितने कदम करो उसकी पावर लगा दो, जो ये कर्व का है उसमें +1 करके, तो एरिया उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ, और कौन सा है, एक और है ना, 17। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x इंटू मॉडुलस x है, x एक्सिस है, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x, तो पहले ऑर्डिनेट्स बना दो, चलो है ना। फिर ये वाला फंक्शन नया दिख रहा है, इसको क्रैक करते हैं। हम्म सो -1 और 1 इक्वल डिस्टेंस पे ही लो। अगर एक कदम यहाँ पे ये माना, तो एक कदम यहाँ पे ये माना जाएगा, बराबर है लगभग। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऐसे बना देता हूँ, x = 1, और उतने ही डिस्टेंस पे ये लगभग बराबर दिख रहा है, -1। ठीक है, अब कर्व कैसा है वो सोचना है, तो कर्व में एक पार्ट मॉडुलस भी है, तो मॉडुलस खोलते हैं। तो देखो बाहर वाला x तो x ही रहेगा दोनों डेफिनेशन में, वो प्लस माइनस में नहीं होगा, मॉडुलस x प्लस माइनस होगा। तो मॉडुलस x एक बार प्लस में खुलेगा और एक बार
माइनस में खुलेगा, प्लस में कब खुलेगा और माइनस में कब खुलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, और ये लेस देन जीरो में। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन दो। और फर्दर सॉल्व कर दो। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स स्क्वायर वैन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है। अब कर्व बनाओ। तो अगर ये केवल एक्स स्क्वायर होता, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता, तो कैसा कर्व बनता? पैराबोल कौन सा वाला फेसिंग? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बन जाता। कुछ ऐसा बनता, बताओ। ऐसा ही बनता ना। और क्या बनता? ये बनता। लेकिन जीरो या जीरो से राइट साइड पे तो ये एक्स स्क्वायर ही है, यानी जीरो या जीरो से राइट साइड पे तो अभी भी ऐसा ही बनेगा। जीरो के लेफ्ट में ये ऐसा नहीं बनेगा जैसा वैसा बनता था। उसका नेगेटिव बनेगा, तो उसका नेगेटिव बनेगा, दैट मीन्स जो कर्व पहले एक्स एक्सिस के ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। बस बन गया। तो मतलब इसका आप वाटर इमेज बना दो, इस कटोरे को उल्टा कर दो, वाटर इमेज बना दो लेफ्ट साइड वाले को। ठीक है, समझ आया? तो ये कटोरा हो गया मेरा उल्टा। बस, और क्या। ये इक्वल एरिया यहाँ पे दोनों साइड जो रहा है, करीब करीब एक्स क्यूब का ही ग्राफ हो गया। बात वही हो गई है ना। हो सकता है कि एक्स क्यूब का ग्राफ इससे थोड़ा डिफरेंट होता हो, लेकिन वही बात है, जब दोनों एक पे बनाएंगे तब थोड़ा डिफरेंस लग सकता है, जब दोनों अलग अलग बना रहे हैं तो एक जैसे भी बना सकते हैं। ठीक है। ये एरिया और ये एरिया और ये दोनों एरिया इक्वल है, 100% इक्वल है, क्योंकि कदम बराबर गए हम इधर उधर, और कर्व भी बराबर ही है। वो भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो वो जितना कर्व्ड वो होगा उतना ही, जितना स्टीप कर्व वो होगा उतना ही स्टीप कर्व ये होगा। ठीक है। तो ये लो ओ, 0,0, ये ए है, कितना, 1,0। ये पता, मतलब बी लगा दो, 1, फिर ये सी है, -1,0, फिर ये डी है, -1, और फिर बस। और क्या? ये लाइंस को मार्क कर दो, x इक्वल टू 1, इक्वल टू -1, ये हो जाता है y इक्वल्स टू x मॉडुलस x, और फंक्शन भी यही हो जाता है, x मॉडुलस x, ये फंक्शन हो जाता है। ठीक है। डन। सारी चीजें मार्क हो गई, चलो एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज a इक्वल टू, इस वाले एरिया को क्या लिखेंगे? OCDO, OCDO। फिर इस वाले एरिया को क्या लिखेंगे? OABO। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? FX dx, बट ये डाउन साइड है, तो उसमें मॉडुलस लग जाएगा -1 से 0, एंड पुट ए मॉडुलस साइन, प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल FX dx, और 0 से 1, पर इस पर कोई मॉडुलस नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव खुलेगा। अगर ये नेगेटिव खुलेगा तो ये भी 0 से 1 हो जाएगा। बोलो। कोई अगर नेगेटिव खुले उस पर मॉडुलस फंक्शन अप्लाई करें तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो लिमिट्स का नेगेटिव करो, तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होगा, और -1 का नेगेटिव 1 ही होगा, और फिर लिमिट्स को इंटरचेंज भी करो, तो ये भी 0 से 1 ही हो जाएगा। तो ये भी 0 से 1 FX dx, ये भी 0 से 1 FX dx, तो 0 से 1 FX dx का दुगना भी कर सकते हैं। चलो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मॉडुलस के अंदर ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस के अंदर भी तो कर ही सकते हैं। तो इंटीग्रल क्या है? एक्स स्क्वायर है, नहीं यहाँ पे -x² है, यहाँ पे -x² है dx। तो फिर हमने एफ एक्स सेम गलत लिख दिया ना, दो अलग अलग फंक्शन है ना ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तो लिखना पड़ेगा FX, एक को FX और एक को GX, या कोई और F1x F2x। तो -x² एक्चुअली कौन सा है? GX है। यहाँ पे जी करो। ठीक है। अब ये लिखो कितना है, ये -x², लिमिट क्या है? -1 से 0, एंड देन उसके बाद मॉडुलस भी। ठीक है, इधर आओ। x² dx, लिमिट क्या है इसकी? 0 से 1। ठीक है, तो -x² है, मॉडुलस भी लगा हुआ है, -x² का पॉजिटिव क्या, सॉरी, इंटीग्रल क्या हो जाएगा? -x³/3। लिमिट क्या लगेगी? -1 से 0, प्लस इधर x³ इंटीग्रल हो चुका है, तो x³/3,
और इधर लिमिट क्या लगेगी, 0 से 1, और इस पे क्या लगेगा, मॉडुलस। ठीक है, चलो। जब मॉडुलस लगा रहे हैं तो ये वेरीफाई भी कर देना अंदर वाला नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया अब वो भी आना चाहिए। ये मॉडुलस लगा इसलिए जा रहा है क्योंकि 100% श्योर है हम के अंदर नेगेटिव आएगा, अगर नहीं आता तो भी गलती है, फिर यानी कि हमने कुछ और, हमने गलत जगह मॉडुलस लगा लिया, अंदर नेगेटिव क्यों नहीं आया। ठीक है, तो 0 लगाएंगे तो 0/3 यानी 0, माइनस, फिर ये माइनस, देखो माइनस, एक माइनस तो क्यों आएगा, लोअर लिमिट लगा रहे हैं, फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और अब वापस माइनस हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट जो है -1/3 है, तो ये एक तरीके से -1/3 हो गया नेगेटिव, लगाओ मॉडुलस, प्लस इधर आ जाओ 1/3 -0, तो बराबर ही आया देखो, इधर भी 1/3 प्लस उधर भी 1/3, यानी 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एमसीक्यू पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक है ऊपर नीचे, तो हम इस पोर्शन को काट के केवल इतने पार्ट का आंसर निकाल के दुगना कर सकते हैं। इवन एमसीक्यू पैटर्न भी क्या वैसे भी कर सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव पैटर्न हो तो भी हम इतना वाला पार्ट को हटा के इसी का दुगना करके आंसर निकाल सकते हैं। बस लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस द एरिया इज सिमेट्रिक ऑन इन द ऑन द अप साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द डाउन साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आंसर बताओ क्या है, 2/3, ऑप्शन नंबर 2/3 का है सही। ठीक है, सो डन। अब एक्सरसाइज मेरी तरफ से डन है, चैप्टर भी मेरी तरफ से डन है। अब आपका काम है कि कितने क्वेश्चंस आप कल लेके आते हो। ठीक है, उसके लिए सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी की हमने, है ना। सबसे पहले तो आप एमसीक्यू उठा लो, एमसीक्यू में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक एक क्वेश्चन को करके देखो, और फिर कल बताओ कि कौन से हुए और कौन से नहीं हुए। ठीक है, तो एक क्लास कल की या हम इसमें लगा देते हैं, फिर परसों टेस्ट ले लेंगे, मतलब कल का डाउट क्लास मान लेते हैं, परसों टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।